जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी के PYQ और MCQ के जिस श्रृंखला को जिस सीरीज को स्टार्ट किए थे, उसी कड़ी की उसी श्रृंखला की ये एक अगली क्लास को लेकर के हम लोग आ चुके हैं। तो इस क्लास में भी आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए मिल करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्लास को एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किस समिति के द्वारा किया गया था? यानी हमारा जो संविधान था यह किस समिति के द्वारा किया गया था? क्या पंडित नेहरू समिति के द्वारा किया गया था, संविधान सभा के द्वारा किया गया था, साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था, या कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था? तो हम सबको पता होगा दोस्तों कि हमारा जो संविधान जिस टीम मेंबर ने मिलकर के बनाया था, उस टीम को क्या बोलते हैं? संविधान सभा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना आपको, संविधान सभा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा, जो ये हमारी संविधान सभा थी, यह किस समिति के आधार पर गठित की गई थी? तो दोस्तों, यह कैबिनेट मिशन के आधार पर गठित की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मिशन ये 1946 में इंडिया आया हुआ था दोस्तों, तो ये ध्यान रखेंगे। जो तीन मेंबर थे इसमें, AB अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, और वो क्या नाम है, स्टेफर्ड क्रिप्स थे। तो ये तीन लोग थे जिन्होंने मिल करके कैबिनेट मिशन एक ग्रुप बनाया था, और यही मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से हमारे संविधान में दोस्तों वर्तमान में तो करीब 450 अनुच्छेद हैं, हम सबको पता है। लेकिन हमारे मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद हैं, हम सबको पता है। कुछ और फैक्ट, जैसे दोस्तों अगर आपसे पूछे मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में कितनी है? 12। तो ये भी ध्यान रखेंगे, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 हैं। हमारे मूल संविधान में भाग कितने थे? तो हमारे मूल संविधान में जो भाग थे वह 22 थे, और अभी वर्तमान में कितने हैं? 25 हैं। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों, हमारे संविधान में जो सबसे पहले ही पेज पर है, उसे हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं, उसको प्रस्तावना बोलते हैं, या उसको उद्देशिका भी बोला जाता है। तो इसको उद्देशिका भी बोलते हैं, इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं, और इसको प्रियम्बल भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो संविधान के जो पहले ही पेज पे है दोस्तों, इस पर बड़ा विवाद रहा है, और दो केस बड़े ही इंपॉर्टेंट रहे हैं कि उद्देशिका को लेकर के दो केस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि उद्देशिका या प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कब कहा गया था, किस केस में कहा गया था कि यह हमारे संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों एक केस आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिस केस का नाम है बेरूबाड़ी केस। बेरूबाड़ी केस दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो कब का था? 1960 का। तो बेरूबाड़ी केस 1960, ये केस ध्यान रखेंगे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो उद्देशिका है या जो प्रस्तावना है, ये संविधान में बस यूं ही ऐड है, यह संविधान का भाग नहीं है, पार्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देशिका या प्रस्तावना को किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि यह संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबाड़ी केस 1960 में कहा था कि यह प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। ये ध्यान रखना आपको। फिर दोस्तों एक केस हुआ जिसे कहते हैं केशवानंद भारती केस। कौन सा केस हुआ? केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस में दोस्तों ये कब का था? 1973, 1973। और इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया कि प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का ही भाग है। ठीक है, ये संविधान से अलग नहीं है, बल्कि यह संविधान का ही पार्ट है। तो ये दो केस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। बेरूबाड़ी केस 1960, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, और केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना या उद्देशिका हमारे संविधान का ही हिस्सा है। तो ये दो केस आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ये है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा क्या गया है? क्या एकात्मक व्यवस्था कहा गया है दोस्तों?
एकात्मक व्यवस्था कहा गया है, एकात्मक राज्य कहा गया है, या बी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, या संघीय गणराज्य कहा गया है, या राजतंत्र कहा गया है। तो हमारी जो प्रस्तावना है दोस्तों, इसमें हमारे देश को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इसी को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो समाजवादी है और जो ये धर्मनिरपेक्ष है, इन दोनों शब्दों को बाद में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो दो शब्द हैं, इसके साथ अखंडता शब्द भी था, है ना। तो इन दोनों शब्दों को और अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, या धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष को कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। या पूछ लेता है 4 शब्द देकर के, कहेगा कि किस शब्द को प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया था। तो प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। जिस भी शब्द को प्रस्तावना में पूछे, चाहे समाजवादी, चाहे धर्मनिरपेक्ष, चाहे अखंडता पूछे, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 ही होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों, जो भारत के प्रधानमंत्री का सामान्यतः कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में कहीं पर भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल का जिक्र नहीं है। इतना आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल हमारे संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं दिया हुआ है। फिर यहाँ पे सर आप 5 वर्ष क्यों बता रहे हैं? तो दोस्तों 5 वर्ष इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री तब तक प्रधानमंत्री रहता है जब तक लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त हो, तब तक तो वो रहता ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुमत पहले भी खत्म हो जाती है और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है या प्रधानमंत्री नहीं रहता। लेकिन वो मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकता है? तो जब तक लोकसभा में उसे बहुमत रहे, और लोकसभा की आयु खुद 5 वर्ष की होती है। तो जब लोकसभा का कार्यकाल ही खत्म हो गया तो प्रधानमंत्री का पद भी समाप्त हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब तक लोकसभा का कार्यकाल होता है, यानी लोकसभा चलता है, तभी तक अधिकतम एक व्यक्ति प्रधानमंत्री रह सकता है। फिर दूसरी बार वो फिर से जीत करके आए और तब वो दोबारा प्रधानमंत्री रह सकता है। और इस तरीके से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के तौर पे चाहे बारी बारी से कितने ही कार्यकाल को पूरा कर ले, कोई अंतिम एज या कोई उसके कितनी बार वो चुना जाएगा, तो इसका प्रावधान नहीं है। जैसे कि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार ही 2 कार्यकाल के तौर पर ही राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? यानी हमारी जो संविधान सभा थी, इसकी दोस्तों अंतिम बैठक कब हुई थी? तो क्या 24 जनवरी 1950 को, क्या 26 जनवरी 1950 को, क्या 26 नवंबर 1949 को, या 15 अगस्त 1947 को? तो आप मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 के बारे में कुछ मैं आपको फैक्ट बताता हूं। ये तो अंतिम बैठक था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो हमारे देश का पहला राष्ट्रपति था, तो पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पे थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पे थे और 24 जनवरी 1950 को ही उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में भी इसी दिन एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा राष्ट्रध्वज है, इसको बहुत पहले ही एक्सेप्ट किया गया था। कब किया गया था? तो इसको किया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को एक्सेप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा। और हमारे राष्ट्रध्वज की जो डिजाइन तैयार किया था दोस्तों, वो किया था पिंगली वेंकैया नाम के व्यक्ति ने। तो ये ध्यान रखेंगे, पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया, तो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रध्वज का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? यानी कि दोस्तों हमारा जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, आपको पता होगा कि इसमें
जो लोकसभा में है इनमें 543 लोग बैठते हैं और जो राज्यसभा में है ये 245 लोग बैठते हैं। ठीक है, तो ये जो मेंबर लोग हैं ये वर्ष भर बैठ करके काम नहीं करते, बल्कि क्या होता है, इनके सेशन होते हैं, इनके सत्र होते हैं, और वो एक खास सत्र में 1.5 महीने 2 महीने का सत्र होता है, वो आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर वापस अपने गांव अपने घर चले जाते हैं। फिर राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है और फिर ये वापस आते हैं। तो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये लोग आएंगे और अपना काम करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर अपना काम करेंगे। तो मैं आपको ये आपसे पूछना चाहता हूं कि कुल कितने, सामान्य तौर पे कुल कितने सत्र होते हैं हमारे संविधान के अकॉर्डिंग? कुल कितने, मतलब जनरली पहले आप ये बताइए कि सामान्यतः कुल कितने सत्र होते हैं? तो हमें पता है कि दोस्तों 3 सत्र होते हैं। ठीक है, 3 सत्र होते हैं दोनों हाउस के, इसके भी और इसके भी। साल भर में 3 सेशन होते हैं, यानी राष्ट्रपति 3 बार इनको बुलाता है ना, वर्ष में 3 बार इनको बुलाता है। जो पहला है दोस्तों, इसको कहते हैं बजट सत्र। बजट सत्र, तो पहला बजट सत्र ध्यान रखेंगे, दूसरा मानसून सत्र ध्यान रखेंगे, मानसून सत्र ध्यान रखेंगे, और तीसरा शीतकालीन सत्र ध्यान रखेंगे, शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो ये जो बजट सत्र है दोस्तों ये फरवरी में बुलाया जाता है, फरवरी मार्च में चलता है। जो मानसून सत्र है ये जुलाई अगस्त में चलता है, और जो शीतकालीन सत्र है ये दिसंबर में चलता है। ठीक है, तो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति द्वारा सत्र को बुलाया जाता है और सत्रावसान किया जाता है, मतलब खत्म किया जाता है। एक और फैक्ट मैं आपको बताऊं कि ये जो सत्र बुलाया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाएगा, तो ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति ही बुलाएगा? तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 85 आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 85 ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 85 के तहत ही राष्ट्रपति के को यह अधिकार है कि वह सत्र को बुलाए और सत्रावसान करे, मतलब मेंबर को बता दे कि अब हमारा काम हो गया, सत्र खत्म हो गया, अब आप चले जाएं। ठीक है, और इसी में यह बताया गया है कि जब भी राष्ट्रपति एक सत्र के बाद दूसरा सत्र बुलाएगा तो 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच में। यानी हमारे संविधान के अनुसार एक वर्ष में अधिकतम कम से कम 2 सत्र तो होने ही चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 सत्र होने ही चाहिए, लेकिन सामान्यतः 3 सत्र आयोजित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 1 अक्टूबर 1950? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह ये होगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान में संघ सरकार किस भाग में वर्णित है? जो संघ सरकार है यानी जो केंद्र सरकार है यह किस भाग में वर्णित है? तो आप बताइए मुझे दोस्तों कि भाग नंबर 2 में है या 3 में है या 4 में है या 5 में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाग नंबर 5 में। ठीक है, भाग नंबर 2 में नागरिकता, भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार, भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग नंबर 5 में संघ सरकार या केंद्र सरकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यानी जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये हमारे संविधान में कब जोड़े गए थे? तो ये मूल संविधान में तो थे नहीं। तो क्या 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, या 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको ऐड किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इतना ध्यान रखना है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और संविधान के किस भाग में इसको जोड़ा गया है? तो संविधान में एक नया भाग ही बनाया गया था, 4A। ठीक है, और इसी भाग में दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन और कि जो मौलिक कर्तव्य है ये किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों ये सोवियत संघ या रूस से ग्रहण किया गया है, जो आर्टिकल नंबर 51A में है। तो आर्टिकल अगर पूछे फंडामेंटल ड्यूटीज के आर्टिकल पूछे तो 50A, और अगर भाग पूछे तो 4A, और अगर किस देश से पूछे तो रूस या सोवियत संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे शॉर्टकट में कैग कहते हैं, CAG कहते हैं, अपनी रिपोर्ट ये किसे सौंपता है? क्या ये प्रधानमंत्री को सौंपता है, क्या ये राष्ट्रपति को सौंपता है, क्या ये वित्त मंत्री को सौंपता है, या ये लोकसभा के
अध्यक्ष को सौंपता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। दोस्तों ये जो सीएजी है ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का न्यूनतम कोरम कितना होता है? कोरम मतलब हिंदी में इसको गणपूर्ति कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे लोकसभा में आपको पता है, लोकसभा की बात हो रही है तो लोकसभा में 543 मेंबर रहते हैं। लोकसभा में अभी वर्तमान में 543 मेंबर हैं। तो ये कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम, कम से कम कितने मेंबर रहेंगे तभी इस सदन की कार्यवाही संचालित होगी, स्टार्ट होगी। तो कम से कम कितने होने चाहिए? तो आप मुझे बताएं, क्या सदन का 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, सदन का 1/5 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, सदन का 1/3 उपस्थित होना चाहिए, या सदन का 1/2 यानी कि हाफ उपस्थित होंगे तब ये सदन चलेगा? आप मुझे बताइए। तो ऐसा कितने मेंबर होंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1/10 मतलब 1/10। ठीक है, यानी कि एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि 10% मेंबर होंगे, यानी कि लगभग कितने? 55 मेंबर। तो कभी अगर आपसे संख्या भी पूछ ले तो 55 मेंबर होंगे तभी लोकसभा की कार्यवाही संचालित होगी। इतना तो आपको ध्यान रखना है। एक फैक्ट आप और ध्यान रखेंगे इसमें कि किस आर्टिकल में लोकसभा के कोरम की बात कही गई है। तो दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 100 है, यानी कि आर्टिकल नंबर 100 है, इसी में न्यूनतम कोरम की बात कही गई है दोस्तों। और इसी में सदन के मतदान की भी बात कही गई है। और इसी में मतलब इसमें 3 चीजें बताई गई हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 3 में एक तो कोरम की बात बताई गई है, दूसरा सदन में मतदान की बात बताई गई है कि मतदान कैसे होगा सदन में, और तीसरा यदि सदन में किसी बिल को लेकर के, किसी विधेयक को लेकर के वोटिंग होती है और अगर उस वोटिंग में पक्ष और विपक्ष वाले बराबर आते हैं, यानी कि बराबर की कंडीशन आ गई, तो उस टाइम पे जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह अपना निर्णायक मत देता है। तो जो निर्णायक मत की व्यवस्था है, यह भी आर्टिकल नंबर, निर्णायक मत की व्यवस्था है, यह भी आर्टिकल नंबर 100 में ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है? जो इमरजेंसी है यह किस देश से ग्रहण किया गया है दोस्तों? तो यह जर्मनी से ग्रहण किया गया है, ये तो हमें पता होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। और हमारे संविधान में जो आपातकाल है यह किस आर्टिकल के तहत प्रावधान किया गया है? तो जो नेशनल इमरजेंसी है ये आर्टिकल नंबर 352 के तहत प्रावधान किया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, भाग कौन सा है? तो भाग नंबर 18 में है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे संविधान में ये इमरजेंसी लिया गया है। ठीक है ना, अब मैं कुछ और बात बताता हूं जो आपको ध्यान रखना है। अमेरिका से दोस्तों क्या ग्रहण किया गया है? तो अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग ये ध्यान रखेंगे। कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। इसके अलावा दोस्तों जो फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है, यह भी अमेरिका से लिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति का पद है दोस्तों, ये भी उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी ध्यान रखेंगे कि अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी से इमरजेंसी लिया गया है, आपातकाल लिया गया है। और जो फ्रांस है दोस्तों, फ्रांस से ध्यान रखना है आपको, गणतंत्र लिया गया है। जो गणतंत्र है यानी जो रिपब्लिक वाली व्यवस्था है हमारे यहाँ, जो गणतंत्र वाली व्यवस्था है, ये फ्रांस से लिया गया है। इसके अलावा फ्रांस की क्रांति से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जो हमारे प्रस्तावना में है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, पूछा जाता है कि ये कहां से लिया गया है? तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। और इसके अलावा हमारे संविधान में जो गणतंत्र वाली व्यवस्था है ये फ्रांस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जापान से क्या ग्रहण किया गया है? तो जापान से दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, ये जापान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और आप मुझे बताइए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
किस आर्टिकल से संबंधित है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 21 से संबंधित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें क्या बताया गया है आपको, अगर आपने इस आर्टिकल को पढ़ा होगा तो इसमें लिखा होगा कि किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो कितनी भारत के मूल संविधान में, ये क्या पूछा हुआ है मूल संविधान में दोस्तों, दो क्वेश्चन आता है, पहला है वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं और दूसरा है मूल संविधान में। तो यहाँ पे मूल संविधान में पूछा हुआ है, तो क्या 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं या 8 हैं, आप मुझे बताइए। तो मूल संविधान की बात है तो कितने होंगे, 8 होंगे, ये ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में है 12, 9, 10, 11 और 12, ये 4 अनुसूचियां बढ़ गई हैं। तो जो 9वीं अनुसूची है ये भूमि सुधार से संबंधित था, जो पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, उसके तहत जोड़ा गया था। जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों ये दल बदल से संबंधित है, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। और जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों ये पंचायती राज से संबंधित है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और जो 12वीं अनुसूची है ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? यानी कि किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को हमारे यहाँ संवैधानिक दर्जा दे दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या 73वां संविधान संशोधन द्वारा, 74वां, 42वां, 44वां, किस संशोधन द्वारा दोस्तों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992। क्लियर है? तो इसी के तहत हमारे जो पंचायती राज है इसको लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? यानी कि राज्यसभा के टोटल मेंबर कितने हैं राज्यसभा में? तो राज्यसभा में जो टोटल मेंबर है दोस्तों उनकी संख्या है 245। राज्यसभा में जो टोटल मेंबर है उनकी संख्या कितनी है? 245। और इसमें 1/3 हमेशा हर दूसरे वर्ष रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये कितना मैंने बताया आपको? 1/3, इतना आपको ध्यान रखना है। 33% इसमें हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। राज्यसभा, अब मैं कुछ फैक्ट बताता हूं वो ध्यान रखेंगे। जो राज्यसभा है दोस्तों इसका सभापति कौन होता है? इसका जो हेड होता है, जो सभापति होता है, तो सभापति इसका कौन होता है? तो ये ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों यही राज्यसभा का सभापति भी होता है। किस आर्टिकल के तहत? तो जो उपराष्ट्रपति का पद है, इस उपराष्ट्रपति का पद 63 में बताया गया है, लेकिन ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पे कार्य करेगा। ये 64 आर्टिकल नंबर 64 में बताया गया है। 63 में बताया गया है कि जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह पे कार्य करेगा। और 64 में क्या बताया गया है कि राज्यसभा के सभापति के तौर पे भी उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति के तौर पे ये 63 में स्थापित है और उपराष्ट्रपति ही सभापति के रूप में कार्य करेगा, ये आर्टिकल नंबर 64 में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? फिर पूछा जाता है आपसे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है या राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लेकिन राज्यसभा के बाकी मेंबर जो हैं, ये 245 बाकी मेंबर होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। तो राज्यसभा के बाकी मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में द्विसदनीय विधानमंडल कितने राज्यों में है? तो हमारे यहाँ अभी वर्तमान में जो द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य हैं उनकी संख्या क्या 5 है, 6 है, 7 है या 8 है? तो उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 6। इतना आपको ध्यान रखना है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2-2 राज्यों को अगर आप जोड़ करके अगर याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, 2-2 राज्यों को आपको जोड़ के याद करना है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के साथ आप बिहार भी याद कर लेंगे। इन दोनों के पास
द्विसदनीय व्यवस्था है, तो ये 2 हो गए। फिर आपको याद रखना है महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और फिर 2 राज्य और ध्यान रखेंगे, एक है आंध्र प्रदेश और दूसरा है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्लियर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये जो 6 राज्य हैं दोस्तों, इन 6 राज्यों के पास द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यानी दोस्तों मैंने आपको बताया था विधेयक क्या होता है। जब भी कोई कानून नहीं बनता, जब वो प्रोसेस के दौर में होता है, जब वो संसद में प्रोसेस के दौर में होता है, तो उसको बिल बोलते हैं, उसको विधेयक बोलते हैं। और यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है? तो क्या ये राष्ट्रपति के द्वारा डिसीजन लिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिसीजन लिया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा डिसीजन लिया जाता है, या राज्यसभा के सभापति के द्वारा डिसीजन लिया जाता है? तो आप मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। क्लियर है। और धन विधेयक की जो परिभाषा है वो किस आर्टिकल में है? जो धन विधेयक की परिभाषा है दोस्तों वह 110 में है, ठीक है। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। और धन विधेयक के पास होने का जो प्रोसेस है, पास होने का प्रोसेस, वह आर्टिकल नंबर 109 में है। क्लियर है। तो धन विधेयक की परिभाषा 110 में है और पास होने का जो प्रोसेस है वो 109 में है। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में जो पेश होता है, तो लोकसभा में पेश होने से भी पहले राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। यानी पहले राष्ट्रपति मंजूरी देता है, तब वह लोकसभा में पेश होता है। और लोकसभा से यदि वह पास होता है, तो जब राज्यसभा के पास जाएगा, तो राज्यसभा के पास ज्यादा अधिकार होते नहीं है धन विधेयक को लेकर के, है ना। राज्यसभा उस पर डिस्कशन करता है और उसके बाद फिर उस पर वोटिंग होती है, लेकिन वोटिंग का ज्यादा मायने होता नहीं है। अगर वह पास नहीं भी होता है, तब भी लोकसभा को यह अधिकार है कि वह पास मान ले, है ना। तो वो चाहे तो राज्यसभा के डिसीजन को माने या तो न माने। अगर राज्यसभा किसी मनी बिल पर, किसी धन विधेयक पर कोई डिसीजन नहीं लेता है, तो 14 दिन के भीतर वह पास मान लिया जाएगा। 14 दिन के भीतर वह पास मान लिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो वह कौन सा आर्टिकल है दोस्तों जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का? तो अध्यादेश क्या होता है दोस्तों? देखिए, हमारे संविधान में एक व्यवस्था है कि यदि संसद का सदन न चल रहा हो, जब मैंने आपको बताया अभी कि जो सत्र होते हैं, उन सत्र के बीच में गैप भी होता है, और अगर कभी इमरजेंसी किसी कानून की आवश्यकता हुई, किसी नियम दिशा निर्देश की जरूरत हुई, तो संसद की मीटिंग बुला करके फिर उसको कानून बना करके फिर उसे एक कानून का रूप देने में काफी टाइम लगेगा। इसलिए टेम्परेरी में राष्ट्रपति भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दे और वो कानून के रूप में, यानी कि संसद के द्वारा पारित कानून के समकक्ष पावर रखता है, बराबर पावर रखता है। तो जैसे संसद कानून बनाता है, वैसे ही राष्ट्रपति अगर कोई अध्यादेश जारी कर दे, तो वह भी एक कानून के रूप में हमारे देश में लागू हो जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। और ऐसे ही राज्यों में राज्यपाल के पास भी यह अधिकार है कि वह भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये किसके राष्ट्रपति को अधिकार है, किस आर्टिकल के तहत? क्या 123, 356, 368 या 352? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 123। ठीक है, 123 दोस्तों ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। और राज्यसभा को तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है? तो 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये इसमें तो हो गया राष्ट्रपति का अध्यादेश। 356 में क्या है? तो आप सबको पता होगा, जो राष्ट्रपति शासन है वह इसी आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अनाउंसमेंट करता है। जो 368 है, इसमें संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बताई गई है। और जो 352 है, इसमें नेशनल इमरजेंसी बताई गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? हमारा जो निर्वाचन आयोग है इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? क्या 280, क्या 360, क्या 324, क्या 356? आप मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 324। क्लियर है? 280 में दोस्तों वित्त आयोग है, इसकी जो नियुक्ति है, वित्त आयोग का जो हेड होता है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। जो 324 है इसका संबंध किससे है? तो निर्वाचन आयोग से है दोस्तों, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और जो 356 है यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? यानी जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, इसकी स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? क्या अनुच्छेद 124 है, क्या अनुच्छेद 131 है, क्या अनुच्छेद 136 है, या अनुच्छेद 143 है? आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है दोस्तों वह 124 के तहत हुआ है। ये आपको 124 के तहत हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात कही गई है, तो ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 131 में क्या और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आर्टिकल तो हर स्टूडेंट को याद होना ही चाहिए, जो आर्टिकल नंबर 131 है। तो इसमें क्या है? इसमें है सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, इसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। ये क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं कि वे डिसीजन जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लिए जाएंगे, दूसरा कोई नहीं ले सकता, तो उसे मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार क्या है? तो ध्यान से समझेंगे। यदि केंद्र एवं किसी राज्य के मध्य विवाद होता है, केंद्र या किसी राज्य के मध्य विवाद होता है, या एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ विवाद होता है, या राज्यों के समूहों के समूहों के साथ विवाद होता है, तो इसमें किसी राज्य का हाई कोर्ट नहीं इसको सुनवाई कर सकता। इसकी सुनवाई केवल और केवल कहां पे होगी? सर्वोच्च न्यायालय में होगी। और इसीलिए यह जो अधिकार है, यह जो पावर है, यह सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार कहलाता है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। 131 और 136 में क्या बताया गया है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वह किसी भी न्यायालय का जो डिसीजन है उसके खिलाफ आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ऐसा आर्टिकल नंबर 136 में कहा गया है। यह इसका अपीलीय अधिकार कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का। और 143 में क्या है दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी आपको नहीं भूलना चाहिए। 143 में क्या कहा गया है? तो 143 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, कौन? राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति है वह किसी भी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है ना? किसी भी मामले में सलाह लेने का अधिकार जो राष्ट्रपति का सलाह लेने का अधिकार है। और सलाह किससे लेगा? सर्वोच्च न्यायालय से। तो किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है? तो आर्टिकल नंबर 143। अब इस सलाह मांगे गए सलाह पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट की मर्जी होगी तो वह सलाह देगा, और नहीं मर्जी होगी तो सलाह नहीं देगा। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यदि सलाह दे दिया तो राष्ट्रपति का मर्जी होगा कि वह उस सलाह को मानेगा या उस सलाह को नहीं मानेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो किस संशोधन द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? क्या 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, क्या 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत, क्या 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, या 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत? और दोस्तों यदि आप सच में पॉलिटी की तैयारी आपकी हो चुकी है तो ये चार के चारों संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं
और चारों ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चार के चारों जो ऑप्शन है बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन इसमें दिया हुआ है और ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इसकी एज जो घटाई गई थी दोस्तों, यह 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत घटाई गई थी। इसके अलावा जो 86वां संविधान संशोधन 2002 है दोस्तों, इसमें हमारे मूल अधिकार में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था। तो शिक्षा का जो अधिकार है, इस रूप में यह आर्टिकल नंबर 21A को जोड़ा गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 45 में भी चेंज किया गया था और इसके अलावा एक नया कर्तव्य भी जोड़ा गया था इसी के तहत, ठीक है, 11वां कर्तव्य, तो ये आपको ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 दोस्तों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान के लगभग बहुत सारे एरिया में, मैक्सिमम एरिया में इसको लेकर इसके तहत चेंज किया गया था। जो 52वां संविधान संशोधन है 1985 दोस्तों, इसमें जो 10वीं अनुसूची है यह जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो दल बदल से संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून है। तो दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया था? किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया था? तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों आपको पता होगा कि यह अभी मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि इसको मौलिक अधिकार वाले पार्ट से आर्टिकल नंबर 31 में था ये, तो वहां से, इसके अलावा 19F में भी था, तो वहां से इसको हटा करके आर्टिकल नंबर 200A में स्थापित किया गया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 200A में 300A में स्थापित किया गया, क्लियर है, 300A में स्थापित किया गया है। और संपत्ति का अधिकार अभी एक कानूनी अधिकार है या एक विधिक अधिकार है कह लीजिए। तो यह किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ग्रहण किया गया है? भारत में जो संसदीय प्रणाली है यह किस देश से ग्रहण किया गया है? तो क्या ये ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है, अमेरिका से ग्रहण किया गया है, कनाडा से ग्रहण किया गया है या आयरलैंड से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों यह संसदीय प्रणाली किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। कनाडा से क्या ग्रहण किया गया है? तो हमारे यहाँ जो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है, यह कनाडा से लिया गया है। और संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? जहां पे 2 लेवल की सरकार होती है, सेंटर और स्टेट, ये केंद्र हो गया और ये राज्य हो गया। तो जहां पे 2 स्तर की सरकार होती है उसे संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। और हमारे यहाँ जो संघात्मक व्यवस्था है यह कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा अगर कभी आपसे पूछे कि केंद्र को मजबूत बनाना, यह व्यवस्था हमने कहां से लिया गया, तो वो भी कनाडा से ही लिया गया है ना। केंद्र को मजबूत बनाया गया है राज्यों की तुलना में, ऐसी व्यवस्था हमने कहां से लिया है? कनाडा से, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? डीपीएसपी। तो ये भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन शामिल होता है? जो महाभियोग चलता है राष्ट्रपति का, आप मुझे बताएंगे राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण किया गया है? तो यह अमेरिका से ग्रहण किया गया है दोस्तों, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है। अब ये इसमें शामिल कौन होता है? जब ये महाभियोग चलता है तो इसमें शामिल कौन लोग होते हैं? तो महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों ये किस आर्टिकल में है, पहले मुझे बताएं। आर्टिकल नंबर, अच्छा मैं आपको बता दूं कि महाभियोग की चर्चा आर्टिकल नंबर, आपको ध्यान रखना है कि 56 में है, ठीक है ना, क्योंकि इसी में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। मुझे पता है कि आप लोग 61 याद किए होंगे, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं पहले वो आप ध्यान से सुने। देखिए आर्टिकल नंबर 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। और इसी आर्टिकल में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वह 5 वर्ष होगा, लेकिन किसी कारण से, यानी संविधान का अतिक्रमण कर रहा है वो, संविधान का मतलब ये अगर उल्लंघन कर रहा है तो 5 वर्ष से पूर्व भी इसको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? तो 56 में। लेकिन उस महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी? तो महाभियोग की प्रक्रिया पूछेगा तो वो हो जाएगा 61 में, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, ये 56 में बताया गया है।
लेकिन राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाएगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो यह 61 में बताया गया है। इन दोनों में अंतर है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है दोस्तों, यह किस सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, तो यह लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो केवल लोकसभा के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, केवल राज्यसभा के सदस्य, केवल विधानसभाओं के सदस्य। तो दोस्तों आपको पता होगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, और कैसे सदस्य, तो सभी सदस्य। ठीक है, कैसे सदस्य, तो सभी सदस्य। जितने भी मेंबर लोकसभा में हैं और जितने भी मेंबर राज्यसभा में हैं, वो सारे के सारे लोग महाभियोग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है दोस्तों, इसका गठन कब किया गया था? क्या 1993, क्या 1990, क्या 1995 या 1989? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1993। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और फैक्ट मैं आपको बताता हूं, वो ध्यान से सुनेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका जो अध्यक्ष होता है, तो उस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और दूसरा, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, इसका कार्यकाल कितना होता है? ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है, या 70 वर्ष अधिकतम, है ना? उसकी आयु की बात है ये, 70 वर्ष। तो या तो वो 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा या 70 वर्ष की आयु पूरी करेगा। जो पहले पूरा हो जाएगा तो वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया से हमें जरूर अवगत कराइएगा, आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिनको इस वीडियो की नीड हो, जिन्हें इस क्लास से फायदा हो। दोस्तों आपको ऐसा लगे तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।